जरा सोचने वाली बात है। वो किसी देश का सबसे शक्तिशाली नेता टीवी पर आता है और एक ऐतिहासिक सीज़फायर या युद्ध रोकने का ऐलान करने वाला होता है। पूरी दुनिया की सांसें एकदम अटकी हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन इस सार्वजनिक ऐलान से ठीक 3 मिनट पहले, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3 मिनट पहले कोई अनजान व्यक्ति ग्लोबल शेयर बाजार में अचानक $1.5 अरब का दांव लगा देता है। $1.5 अरब? मतलब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और ये कोई तुक्का नहीं था, मतलब ना ही कोई भविष्यवाणी थी। ये एक ऐसा दांव था जो इस पक्की जानकारी पर लगाया गया था कि अगले कुछ ही मिनटों में बाजार किस दिशा में मुड़ने वाला है। और सच कहूं तो जब इतने बड़े पैमाने पर और इतनी सटीक टाइमिंग के साथ पैसा लगाया जाता है ना, तो वो कोई निवेश नहीं रह जाता। सही बात है। वो एक पूरी तरह से फिक्स्ड खेल बन जाता है। इस तरह के दांव ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल खड़े करते हैं। तो आज हम इसी विवादास्पद मुद्दे की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा की 18 मई 2026 की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। इसका शीर्षक है, दुनिया को युद्ध में फंसाकर मुनाफा कमा रहे ट्रंप। हाँ, और इस रिपोर्ट का जो दायरा है ना, वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भू राजनीतिक तनाव और ये जो नेताओं की आक्रामक बयानबाजी होती है, क्या उसका बाजारों के साथ कोई ऐसा सीधा कनेक्शन बन गया है जिसे मुनाफे की मशीन की तरह यूज किया जा रहा है। एकदम सही, क्योंकि ये सिर्फ कुछ शेयरों के ऊपर नीचे होने की कहानी नहीं है। ये इस बात का विश्लेषण है कि कैसे कैसे विदेश नीति और सैन्य कूटनीति को मार्केट कंट्रोल करने के लिए कथित तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बात एकदम साफ कर देना बहुत जरूरी है। देखो, आज हम जिन दावों पर बात कर रहे हैं वो राजनीतिक रूप से काफी सेंसिटिव हैं। बहुत सेंसिटिव। और हमारा उद्देश्य किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी पर कोई आरोप लगाना है। बिल्कुल नहीं। हम बस डेटा और रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा काम सिर्फ स्रोत में जो दावे किए गए हैं उनका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच उस तनाव वाले दौर की। हाँ, वो दौर इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए एक क्लासिक केस स्टडी की तरह है। मतलब रिपोर्ट बताती है कि जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, तब बाजार स्वाभाविक रूप से डरे हुए थे। वो तो है, डर तो होता ही है। लेकिन पैटर्न बहुत अजीब था। एक तरफ से बेहद आक्रामक धमकियां आती थीं, सोशल मीडिया पर सख्त बयान आते थे, जिससे ग्लोबल मार्केट अचानक क्रैश कर जाता था और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो तेजी से ऊपर भागने लगती थी। और फिर अचानक से, मतलब कुछ ही घंटों या दिनों में एक यू टर्न आ जाता था। हाँ बिल्कुल, यू टर्न। कोई कंडीशनल सीज फायर या बातचीत का इशारा मिलता था और जो बाजार कल तक खौफ में डूबा हुआ था वो रॉकेट की तरह वापस ऊपर उछल जाता था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम स्रोत के आंकड़ों पर गौर करें तो असली कहानी इसी उछाल के ठीक पहले रची गई। अच्छा। हाँ, विशेषज्ञों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दावा करती है कि ईरान पर हमला रोकने या सीजफायर की घोषणा से सिर्फ कुछ मिनट पहले ग्लोबल फ्यूचर्स मार्केट में एकदम असामान्य ट्रेडिंग देखी गई। वही जो मैंने शुरू में बताया। हाँ, लगभग $1.5 अरब के S&P फ्यूचर्स खरीदे गए और करीब $19 करोड़ के क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का लेन देन हुआ। $19 करोड़, यह आंकड़ा वाकई दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। और यहाँ फ्यूचर्स शब्द बहुत जरूरी है समझना। बिल्कुल, फ्यूचर्स मार्केट अलग ही गेम है। हाँ, जो लोग बाजार की बारीकियों को नहीं समझते उन्हें बता दूं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको पूरी कीमत आज नहीं चुकानी होती। आप सिर्फ एक छोटा सा मार्जिन देकर बहुत बड़ा दांव लगा सकते हैं। इसे लिवरेज कहते हैं। एकदम सटीक बात। मतलब अगर आपके पास पक्की अंदरूनी जानकारी है तो आप अपने थोड़े से पैसे से बाजार में अरबों का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। जब रिपोर्ट कहती है कि $1.5 अरब के फ्यूचर्स ट्रेड हुए, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे का जो मुनाफा था वो कई गुना बड़ा होने वाला था। इसे समझने के लिए एक पोकर गेम की कल्पना करते हैं। आप मेज पर बैठे हैं और दांव लगा रहे हैं, लेकिन आपके सामने बैठे खिलाड़ी के ठीक पीछे एक बड़ा सा शीशा लगा है और उस शीशे में आपको उसके पत्ते साफ साफ दिख रहे हैं। अब जब आप अपना सारा पैसा मेज पर धकेलते हैं तो आप कोई रिस्क थोड़ी ले रहे हैं, आपको पता है कि जीत आपकी होगी। रिपोर्ट का दावा यही है कि इन इनसाइडर्स के लिए राष्ट्रपति के बयान वही शीशे थे। क्या बात है, ये बहुत ही सही उदाहरण दिया आपने, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है
कि इन ट्रेडर्स ने सिर्फ स्पॉट मार्केट यानी आज की कीमतों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। तो और क्या गया? उन्होंने अगले कई महीनों के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमतों को भी अपने फेवर में मोड़ दिया। बाजार की भाषा में इसे प्रीमियम प्राइसिंग को बदलना कहते हैं। ओहो। जब इतने विशाल आकार का पैसा एक ही दिशा में अचानक से बहने लगता है ना, तो वो पूरी सप्लाई चेन और भविष्य की उम्मीदों को डिस्टॉर्ट कर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया से जो मुनाफा कमाया गया, रिपोर्ट के अनुसार वो $10 मिलियन का था। तो ईरान वाले मामले में हमने देखा कि कैसे बयानों से बाजार हिलाकर कथित तौर पर पैसा बनाया गया। लेकिन डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा का लेख सिर्फ यही नहीं रुकता। मुनाफा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं, और भी तरीके हैं। इसी रिपोर्ट में एक और मॉडल का जिक्र है जो सीधे तौर पर हथियारों की सप्लाई लाइन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। और यहीं पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमन की टिप्पणी आती है, जो इस पूरे मामले को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। हाँ, पॉल क्रूगमन का नजरिया इस चर्चा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। उन्होंने इन लेनदेनों को महज इनसाइडर ट्रेडिंग या बाजार का हेरफेर मानने से साफ इनकार कर दिया है। तो वो इसे क्या मानते हैं? उनके अनुसार ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इसके लिए देशद्रोह यानी ट्रीजन जैसे बेहद भारी और गंभीर शब्द का इस्तेमाल किया है। देशद्रोह बहुत ही बड़ा आरोप है। जब एक नोबेल विजेता ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्रूगमन का तर्क ये है कि किसी भी देश की कूटनीति, सेना का मूवमेंट या युद्ध की धमकियां, ये सब उस देश के राष्ट्रीय हित के औजार हैं। बिल्कुल। जब आप इन औजारों का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोगों के निजी बैंक खातों को भरने के लिए करते हैं, तो आप राज्य की शक्ति का निजीकरण कर रहे होते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर। हाँ, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के फैसले की सार्वजनिक घोषणा से पहले उसका फायदा उठाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि विदेश नीति अब देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ट्रेडर्स के मुनाफे के टाइम टेबल के हिसाब से चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक आलोचनात्मक सवाल उठाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस थ्योरी पर शक करने की थोड़ी गुंजाइश है। अच्छा, कैसे? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई युद्ध होता है या भू राजनीतिक संकट आता है, तो बाजार हमेशा बहुत अस्थिर हो जाते हैं, बहुत वोलेटिलिटी आ जाती है। हाँ, वो तो है। और बड़े बड़े हेज फंड्स के पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, हजारों डेटा साइंटिस्ट हैं जो हर न्यूज ट्रेंड को ट्रैक करते हैं। तो क्या हर बड़े ट्रेड को देशद्रोह कहना या ये मान लेना कि कोई अंदरूनी जानकारी ही इस्तेमाल हुई है, जल्दबाजी नहीं है? क्या ये महज एक स्मार्ट एल्गोरिदम का कमाल नहीं हो सकता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब देना जरूरी है। हाँ, युद्ध और अनिश्चितता के दौरान बाजारों में भारी वॉलेटिलिटी होती है और बड़े फंड्स इसका फायदा उठाते भी हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर सिन्हा की रिपोर्ट और अन्य विश्लेषक सामान्य अस्थिरता और इन घटनाओं के बीच एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर बताते हैं, और वो अंतर है समय की सटीकता और व्यापार का आकार। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। देखिए, जब कोई स्मार्ट हेज फंड वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो वो दोनों दिशाओं में अपने दांव को हेज करता है, क्योंकि उसे पता है कि बाजार कहीं भी जा सकता है। वो बस ट्रेंड का अनुमान लगाता है। हाँ, रिस्क कम करने के लिए हेजिंग होती है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी नेता के सीज फायर बोलने से ठीक 3 मिनट पहले कोई अज्ञात व्यक्ति अचानक $1.5 अरब का दाव लगाता है, वो भी बिल्कुल एक ही दिशा में और बिना किसी बचाव या हेज के, तो ये डेटा साइंस नहीं है। अरे बाप रे! सामान्य वॉलेटिलिटी में कोई भी इतना बड़ा अंधा दाव नहीं लगाता। ये दाव तब लगता है जब अनिश्चितता पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो और आपको रिजल्ट 100% पता हो। समझ गया। यानी ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री या जानकारी के असंतुलन का सबसे चरम रूप है। आपके पास जो जानकारी है वो बाजार के पास नहीं है, और जब तक बाजार को वो जानकारी मिलती है, आप अपना मुनाफा लेके निकल चुके होते हैं। बिल्कुल। और जब ये जानकारी हथियारों की बिक्री से जुड़ जाती है, तो मामला और भी संगीन हो जाता है। रिपोर्ट में यूक्रेन युद्ध का भी एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद संदर्भ दिया गया है। हाँ, यूक्रेन युद्ध वाला हिस्सा इस रिपोर्ट का दूसरा बड़ा स्तंभ है। लेख में आरोप है कि अमेरिकी हथियार व्यापार के जरिए यूरोपीय देशों से एक प्रकार का प्रीमियम वसूला जा रहा है। कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान इस युद्ध को एक अमेरिकी राजस्व मशीन या रेवेन्यू जनरेटर की तरह इस्तेमाल करने की नीतियां सामने आईं, जिसमें 10% तक की कमीशन शैली आय की बात कही गई है। इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को देखना होगा। वो कैसे काम करती है?
रिपोर्ट का तर्क है कि जब कोई बड़ा युद्ध लंबा खिंचता है तो मित्र देशों को हथियारों की भारी जरूरत होती है। हाँ। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। आरोप यह है कि इसी कूटनीतिक निर्भरता का फायदा उठाकर यूरोपीय देशों को मजबूर किया जाता है कि वो ऊंचे दामों पर अमेरिकी हथियार खरीदें। अच्छा, तो ये 10% प्रीमियम वहीं से आता है। हाँ, जो 10% प्रीमियम की बात है वो इसी ओर इशारा करती है कि कैसे कूटनीतिक दबाव का इस्तेमाल रक्षा अनुबंधों में यानी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी मार्जिन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब युद्ध को जल्द खत्म करने के बजाय उसे इस तरह से मैनेज किया जाता है कि वो हथियारों की बिक्री के लिए एक स्थिर बाजार बना रहे। ये एक ऐसा मॉडल है जहां शांति आर्थिक रूप से नुकसानदेह साबित होती है। यही बात इस रिपोर्ट को इतना प्रभावशाली बनाती है। जब नीतियां इस तरह से काम करने लगें तो युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है? वो एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन जाता है जहां हर दागे गए मिसाइल के साथ किसी कॉर्पोरेट का रेवेन्यू ग्राफ ऊपर जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? यहाँ पर यह पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब ये ग्लोबल खिलाड़ी, हथियार निर्माता और इनसाइडर्स करोड़ों अरबों डॉलर कमा रहे होते हैं, तब आम इंसान का क्या होता है? आम इंसान का तो क्या ही कहें, क्योंकि रिपोर्ट सिर्फ बड़े आंकड़ों की बात नहीं करती, ये जमीनी प्रभाव को भी बहुत गहराई से छूती है। देखिए, आम नागरिक इस पूरे तंत्र में सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक डोमिनो इफेक्ट या श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। वो कैसे काम करती है? जब जानबूझकर युद्ध का डर पैदा किया जाता है तो सबसे पहले कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और भारत जैसे देशों के लिए क्रूड ऑयल में उछाल का सीधा मतलब है तबाही, क्योंकि हम अपना ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं। बिल्कुल, जब तेल महंगा होता है तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है। इससे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है और रुपए के अवमूल्यन से देश में महंगाई तेजी से बढ़ती है। हाँ, मतलब पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने का सामान, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगता है। और जो आम निवेशक शेयर बाजार से जुड़ा है उसकी हालत तो और भी खराब हो जाती है। रिपोर्ट में एशियाई बाजारों और खास तौर पर गिफ्ट निफ्टी जैसे इंडेक्स का जिक्र है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी का क्या कनेक्शन है? मतलब कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठकर रात में एक भड़काऊ ट्वीट करता है और अगले दिन सुबह मुंबई या सिंगापुर के बाजारों में हाहाकार मच जाता है। हाँ, बाजार खुलते ही क्रैश। बिल्कुल, इस हाहाकार के पीछे का विज्ञान समझिए। जो आम निवेशक मिड कैप शेयरों में या फ्यूचर्स में अपनी गाढ़ी कमाई लगाता है वो एक स्टॉप लॉस लेके चलता है ताकि नुकसान एक लिमिट से ज्यादा ना हो। हाँ, लेकिन जब बाजार अचानक क्रैश होता है तो लाखों छोटे निवेशकों के स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर हो जाते हैं और वो भारी नुकसान के साथ बाजार से बाहर हो जाते हैं। उनकी जीवन भर की जमा पूंजी साफ हो जाती है। और उसी समय जब शेयर कौड़ियों के भाव मिल रहे होते हैं, हाँ। तब वही इनसाइडर्स जिन्होंने पहले से बाजार गिराने की भूमिका तैयार की थी, सबसे निचले स्तर पर आकर उन शेयरों को वापस खरीद लेते हैं। ये सच में बहुत डराने वाला सच है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफर या संपत्ति का हस्तांतरण है। वेल्थ ट्रांसफर, ये बहुत भारी शब्द है। हाँ, क्योंकि आम जनता की जेब से पैसा निकालकर कुछ बेहद ताकतवर लोगों की जेब में डाला जा रहा है। वो लोग जनता के डर को, उनके खौफ को मोनेटाइज कर रहे हैं, उसे भुना रहे हैं। इससे देखकर तो कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या आम इंसान इस पूरे ग्लोबल फाइनेंस के खेल में महज एक चारा है? क्योंकि डॉक्टर सिन्हा का लेख इस पूरी स्थिति को सिर्फ एक वित्तीय घोटाले के रूप में नहीं देखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट के अंत में एक बहुत ही गंभीर कॉन्सेप्ट पर चर्चा की गई है, नैतिक दुर्घटना या मॉरल क्रैश। हाँ, और मॉरल क्रैश का मतलब है उस बुनियादी भरोसे का टूट जाना जिस पर पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था टिकी हुई है। भरोसा ही को सब कुछ है। हम मान कर चलते हैं कि दुनिया के बड़े नेता फैसले लेते समय देश और दुनिया की भलाई सोचेंगे, लेकिन जब युद्ध और शांति के फैसले इस गणित पर निर्भर करने लगे कि किस फैसले से बाजार में कितना मुनाफा होगा, तो पूरी व्यवस्था की नैतिक जमीन खिसक जाती है। ये पूंजीवादी राजनीति का सबसे स्याह पहलू है। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि खुले बाजार या फ्री मार्केट्स पारदर्शी होते हैं और सबको बराबर मौका देते हैं। बिल्कुल, थ्योरी तो यही कहती है। लेकिन स्रोत में जो नज़ारा सामने रखा गया है वो बताता है कि जानकारी का फ्लो समान नहीं है। जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हैं वो बाजार के नियमों से ऊपर हैं। और इस दावे का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि ये सिर्फ किसी एक नेता जैसे ट्रंप प्रशासन या सिर्फ अमेरिका तक सीमित कोई समस्या नहीं है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है?
रिपोर्ट इसे एक वैश्विक चेतावनी के रूप में पेश करती है। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश में राष्ट्रपति, उनके करीबी सलाहकारों और मुनाफाखोरों का ये गठजोड़ काम कर रहा है, तो ये ग्लोबल गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जब नीतियां मुनाफे के लिए बनती हैं तो इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं रह जाती। कोई देश किसी पर हमला कर रहा है, हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन किसी गुप्त कमरे में बैठे चंद लोगों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए लेख में नीतियों और सौदों में भारी पारदर्शिता की मांग की गई है। वो तो बहुत जरूरी है। और जब तक हथियारों की रक्षा सौदे, सीज फायर की शर्तें और जो उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ताएं हैं, वो किसी भी तरह के स्वतंत्र निरीक्षण या इंडिपेंडेंट ओवरसाइट के दायरे में नहीं आएंगी, तब तक ये डर हमेशा बना रहेगा कि हमारी विदेश नीतियां महज कुछ हेज फंड्स के पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए चलाई जा रही हैं। एकदम सही। तो अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखें, आज हमने डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा की रिपोर्ट के आधार पर एक बहुत ही जटिल तंत्र की परतें खोली। हमने समझा कि कैसे राजनीतिक और सैन्य बयानबाजी गहराई में जाकर एक इनसाइडर ट्रेडिंग की विशाल मशीन बन सकती है। हमने फ्यूचर्स मार्केट के उस खेल को समझा जहां सीज फायर से ठीक पहले अरबों डॉलर का दांव लगाया जाता है। और हमने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में हथियारों की बिक्री के पीछे के उस कथित 10% कमीशन मॉडल को भी देखा। हाँ, वो भी बहुत जरूरी पॉइंट था। और सबसे अहम बात, हमने ये जाना कि इस वैश्विक शतरंज के खेल में छोटे निवेशकों और आम नागरिकों को कैसे मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें केवल महंगाई और बाजार के क्रैश का बोझ उठाना पड़ता है। ये पूरा विश्लेषण हमें इस बात के लिए सतर्क करता है कि बाजार में जो आंकड़े हम रोज देखते हैं ना, वो हमेशा स्वतंत्र बाजार की शक्तियों का नतीजा नहीं होते। सही बात है। कई बार उनके पीछे ऐसे अदृश्य हाथ होते हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचा रहे होते हैं। चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। हमने आज कुछ नेताओं के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट से बाजार में होने वाली उथल-पुथल की बात की। ये सब इंसान कर रहे हैं, लेकिन जरा भविष्य की ओर देखिए। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आगे बढ़ रही है। अरे हाँ, एआई का तो अलग ही लेवल है आजकल। जरा सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य की हर वैश्विक शांति वार्ता, हर गुप्त समझौते के दस्तावेज या हर सैन्य हमले का ब्लूप्रिंट पहले से ही किसी सुरक्षित सर्वर पर बैठे एक एल्गोरिथम द्वारा पढ़ा जा रहा हो। बाप रे। और वो एआई इंसानों के पलक झपकाने से पहले ही ग्लोबल मार्केट्स में लाखों ट्रेड्स को अंजाम दे दे। बिल्कुल। तो क्या तब ये दुनिया वास्तव में कूटनीति, लोकतंत्र या हमारे द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा चलाई जा रही होगी? शायद नहीं। या क्या हम सब, हमारा डर, हमारी महंगाई, हमारे बाजार, वो केवल कुछ अदृश्य मशीनों और उनके पीछे बैठे वित्तीय प्रॉफिट मार्जिन्स की कठपुतली बन चुके होंगे? हम असल में किन बादलों के नीचे खड़े हैं और उस मौसम का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? इस सच में बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने और समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।